के रूट से नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है सबको? शून्यम गुड इवनिंग, यामिनी गुड इवनिंग, मेघना गुड इवनिंग, हाँ सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मेघना, यामिनी तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैंने कुछ तुमको और ग्रेट कर दिया, एकदम नहीं चौंक सर, गई तुम। मैं अभी गेस्ट आए हुए तो मैंने सुना नहीं था, बस कोई बात यामिनी नहीं, ने सुनाई दिया था। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस की सारी बातें इन डिटेल हम लोगों ने कल कर लिया था। ठीक है, किसी को ऑर्डिनेंस से कोई डाउट हो मुझसे पूछ लो। ऑर्डिनेंस एक ट्रिकी टॉपिक है और इसमें वैलिडिटी वगैरह बहुत ध्यान से मैंने कल समझाई थी, बहुत टाइम लेकर समझाई थी। किसी को नहीं समझ में आएगा तो प्लीज मेरे से दोबारा पूछ लेना। ठीक है, आई स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग एज वेल ऑफ द लेक्चर्स। जो नहीं आ रहा है उसको जिससे कि मिल जाए, लेकिन मैं देख रहा था कि इसकी लेंथ इतनी बड़ी है कि वो शेयर कहाँ करूं मैं, वो शेयर कैसे करूं, तो ये मुझे समझना पड़ेगा पहले कि कैसे शेयर करूं। अदरवाइज पेन ड्राइव से तो मैं दे सकता हूं, लेकिन अदर ऑप्शन मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कैसे वो करूं। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस सबको क्लियर हो गया? लितिका, ऑर्डिनेंस क्लियर हो गया? ऑर्डिनेंस क्लियर हो गया आपको? प्रियंका कल क्लास में थी नहीं। साक्षी, ऑर्डिनेंस क्लियर हो गया? क्लियर सर, क्लियर। मुस्कान, क्लियर सर। 6 GB है। मेघना इट 6 GB। आई डोंट थिंक कि 6 GB की फाइल टेलीग्राम पे चली जाएगी, दो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सेंड इट। ठीक है, शून्यम आपने ऑर्डिनेंस छोड़ दिया, कोई बात नहीं। आई विल कवर इट इन एनी क्लास इफ द टाइम विल अलाउ मी टू डू सो। ठीक है, तो ये सारी बातें हमारी क्लियर हो गई। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक की जो मैंने बात किया था, एक ऊपर ऊपर से आपको ग्लिम्स दिया था। आज इन डेप्थ इसकी हम लोग बात करेंगे। और हेडिंग डालो पार्ट 1, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 1, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 1, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। राधे राधे कार्तिकेय। पार्ट 1, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, लिख लिया? लिख लिया सबने? कार्तिकेय, यस सर। राधे राधे। राधे राधे। कार्तिकेय सिंह, गुड इवनिंग। दिव्यम, यस सर, गुड इवनिंग सर। ठीक है, तो अब हम लोग आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक को इन डेप्थ देखेंगे। और मैंने इसमें बताया कि हेडिंग डालो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब संघ एवं इसका क्षेत्र। ठीक है, अब कभी कभी एग्जाम में, जैसे मैंने पहले आर्टिकल 1 बता दिया था, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ इंडिया। फिर मैंने बता दिया था इंडिया वर्ड ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी को डिनोट करता है, भारत वर्ड कल्चरल आइडेंटिटी को डिनोट करता है, राइट। फिर मैंने बताया था किस तरीके से वेदों में ये चीज लिखी है कि उत्तर, नॉर्थ में जिसके हिमालय है, साउथ में जिसके ओशियन है। ठीक है, जहां पर जिस जिस देश को भारत कहते हैं और जिस देश के लोगों को भारतीय कहते हैं। ठीक है, इट्स अ कल्चरल आइडेंटिटी। भारत मीन्स, भा मीन्स नॉलेज, रत मीन्स जो इन परसिवेशन ऑफ नॉलेज लगा हुआ है, लगातार नॉलेज को गेन करने के इंटरेस्ट में है, लगातार वो चाहता है, ही इज द इन सर्च ऑफ द नॉलेज। ठीक है, दैट इज अ भारत। क्लियर? आर्टिकल 1 में मैंने बताया था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में, कि क्या भारत कहाँ तक है, इसकी टेरिटरी कहाँ तक मानी जाएगी। तो कभी कभी एग्जाम में ये पूछता है कि इस टेरिटरी वर्ड में किस किस टेरिटरी को हम इसमें काउंट करेंगे। ठीक है, तो 3 तरीके की टेरिटरी को हम इसमें काउंट करते हैं। ठीक है, एक तो स्टेट, जो जितने स्टेट हैं उनकी टेरिटरी जहां तक है, उनका एरिया जहां तक है, उसको हम काउंट करते हैं। प्लस यूनियन टेरिटरी,
जो जैसे दिल्ली हो गया, लद्दाख हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, दादर नगर हवेली, दमन दीव हो गया, लक्षद्वीप हो गया, पौंडीचेरी हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, ठीक है, इन सबको हम काउंट करते हैं। क्लियर? ब्रीना, यू केम इन द लेट इन द क्लास। आई रिपीट, आई स्टार्टेड आर्टिकल 1, दैट इज इंडिया, दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। अब इस टेरिटरी वर्ड में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं उस पर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज ट्राई योर लेवल बेस्ट टू कम एट टाइम इन द क्लास, ठीक है। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट एंड सबमिशन टू ऑल ऑफ यू। आर्टिकल 1 में मैंने कहा टेरिटरी वर्ड में क्या क्या आता है। नंबर 1, जहां तक स्टेट की बाउंड्रीज है। नंबर 2, प्लस यूनियन टेरिटरी, जो यूनियन की टेरिटरीज हैं, 8 टेरिटरी हैं ये सारी, प्लस फ्यूचर में अगर भारत देश किसी टेरिटरी को एक्वायर करता है, एक्वायर का मतलब अपने पोजीशन में लेता है, तो वो भी भारत की टेरिटरी में आएगा, ठीक है। तो अगर मैं एक फॉर्मूला लिखूं, टेरिटरी इज इक्वल्स टू स्टेट प्लस यूटी प्लस एक्वायर्ड टेरिटरी, एक्वायर्ड टेरिटरी, एक्वायर्ड टेरिटरी, एक्वायर्ड टेरिटरी, ठीक है, ठीक है। तो ये वर्ड हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। मीन्स टेरिटरी इज इक्वल्स टू स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी प्लस एक्वायर्ड टेरिटरी इन फ्यूचर। आई बात समझ में? भावना, मेरी बात रिपीट कर रहा हूं, सुन लो दोबारा से कि मैं ये पढ़ा रहा हूं आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 को इन डिटेल। पिछली क्लास में हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी ऊपर से बातें जान लिया था, आज इन डिटेल हमें इस चारों आर्टिकल को कंप्लीट करना है। और पहले आर्टिकल में ये है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, और हिंदुस्तान की टेरिटरी कहां तक मानी जाएगी इस आर्टिकल में, इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो टेरिटरी में 3 चीजें इंक्लूड होती हैं। एक तो स्टेट की सारी बाउंड्रीज इंक्लूड होती हैं, प्लस यूनियन टेरिटरी, जो 8 यूनियन टेरिटरी हैं ये सारी इंक्लूड होती हैं, ठीक है। प्लस फ्यूचर में भारत देश जो जो टेरिटरी को एक्वायर करेगा वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई? और भावना, कल तुम क्लास छोड़ दी थी बीच में, एक कंसेप्ट तुमने छोड़ दिया, एग्जाम में आएगा तो तुम मुझको 4 गालियां दोगी कि तुमने वो बात सुनी नहीं थी। मैंने पढ़ाया था कि पार्लियामेंट वहां तक लॉ बना सकती है, पार्लियामेंट जहां तक लॉ बना सकती है वहां तक प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बना सकता है। जिस सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है उस सब्जेक्ट पर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बना सकता है। लेकिन जब ये क्लास में तुम छोड़ दी थी तो मैंने ये बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के रूट से नहीं बनाया जा सकता है, जबकि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, लेकिन ऑर्डिनेंस के रूट से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं किया जा सकता है। तो दिस थिंग यू मिस्ड इन द लास्ट क्लास, तो पूरी बात सुन लिया करो तब क्लास छोड़ा करो, ठीक है, जब तक मैं ये नहीं कह दूं कि ये टॉपिक खत्म हो गया है। अदरवाइज जब ऑप्शन आएगा तो तुम कहोगे कि मैंने तो ये पढ़ाया ही नहीं था, तो तुम्हें तो सिंपल सी ब्लेम लगा दोगे दूसरे इंसान पर, ठीक है। जब मैं ऑनेस्टी से डिलीवर कर रहा हूं तो आई बिलीव एंड आई एंटिसिपेट द ऑनेस्टी फ्रॉम योर साइड ऑल्सो, ठीक है। मुझे तो पता है मेरा तो नुकसान कुछ भी नहीं है, देखो, लेकिन मैं चाहता तो ये बात तुम्हें ना बताता, लेकिन कल मैंने देख लिया था जब तुमने क्लास से एग्जिट किया था और उसके बाद मैंने ये रिलेवेंट सेक्शन पढ़ाया था, रिलेवेंट पार्ट ऑफ द ऑर्डिनेंस पढ़ाया था। तो ट्राई योर लेवल बेस्ट टू बी इन क्लास जब तक मैं उस टॉपिक को कंप्लीट ना कर दूं, ठीक है। हाँ, कोई जेन्युइन इशू है अगर आप जा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप किसी और से पूछ लो, ग्रुप में पूछ लो क्या इसके बाद कोई रिलेवेंट चीज बताई गई थी या नहीं बताई गई थी, जिससे कि तुम्हारा कोई मेजर कॉन्सेप्ट मिस ना हो, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम प्लीज इसको याद रखना और इसका ख्याल रखना, ठीक है। आर्टिकल 1 हमने बताया कि यूनियन टेरिटरीज प्लस स्टेट प्लस एक्वायर्ड टेरिटरीज इन फ्यूचर, इसकी बात होती है। अब ये एक्वायर्ड टेरिटरीज क्या है, ठीक है, ये एक्वायर्ड टेरिटरीज क्या है। फॉर एग्जाम्पल, भारत देश का एक अपना, मान लो कोई आइलैंड, कल को खाली आइलैंड है,
इंडियन ओशियन में भारत देश ने उसको लीज पर ले लिया, किराए पर ले लिया, तो वो भी भारत की टेरिटरी में आ जाएगा। ठीक है, जैसे अमेरिका का अपना एक आइलैंड भारत के जस्ट सदर्न इंडियन ओशियन में एक बहुत फेमस आइलैंड है जिसका नाम है डिएगो ग्रेसिया। डिएगो ग्रेसिया इज अ यूएस नेवल बेस इन इंडियन ओशियन। ठीक है, इसी तरीके से मान लो कोई छोटा टापू, आइलैंड का मतलब क्या होता है, आइलैंड ऐसा पीस ऑफ लैंड होता है जिसकी बाउंड्री चारों तरफ से पानी से घिरी हो। अ प्लेस, अ लैंड, अ पीस ऑफ लैंड विच इज बीइंग सराउंडेड फ्रॉम ऑल द साइड विद द वाटर, इट इज आइलैंड। आई बात समझ में? आइलैंड का मतलब समझे? आइलैंड का मतलब क्या होता है, ऐसा पीस ऑफ लैंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, इसे हम आइलैंड बोलते हैं। जैसे श्रीलंका, श्रीलंका क्या है, एक आइलैंड है। मालदीव क्या है, एक आइलैंड है। इंडोनेशिया क्या है, एक आइलैंड कंट्री है। मलेशिया क्या है, एक आइलैंड कंट्री है। सिंगापुर क्या है, एक आइलैंड कंट्री है। ठीक है, मॉरिशस क्या है, एक आइलैंड कंट्री है। ठीक है, ये सारी आइलैंड कंट्रीज होती हैं। क्लियर? ये बात समझ में आ रही, हाँ या ना? हेलो, हाँ जी प्रियंका। जय प्रीतम, कहाँ जा रहे हो? प्रियंका प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। थैंक यू। ठीक है, तो आइलैंड समझ में आएगा? आइलैंड सबको समझ में आ गया क्या होता है? तो मान लो कल को हम कोई आइलैंड अपना कहीं पर लीज पर ले लेते हैं, इंडियन ओशियन में ले लेते हैं या पैसिफिक ओशियन में ले लेते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये भी तो हमारा ही टेरिटरी है, ये भी तो मेरी ही टेरिटरी है, ये भी तो हिंदुस्तान को बिलोंग करता है, हाँ या ना? तो ये भी आर्टिकल 1 में आएगा। ठीक है, जैसे ओमान में हमारा एक एग्रीमेंट हुआ है ओमान की गवर्नमेंट से। ठीक है, क्या नाम है कार्तिकेय सिंह उस आइलैंड का, उस लैंड का क्या नाम है, क्या नाम है उसका? ये सब यूपीएससी कर रहे हो, ये सब याद रखो, ये सब प्लेसेस इन न्यूज में आते हैं। ठीक है, ये सब मेन चीजें हैं, इसको याद रखो। अच्छा, कुरिल आइलैंड कहाँ है कार्तिकेय सिंह? कुरिल आइलैंड कहाँ है? कुरिल आइलैंड कहाँ है कार्तिकेय ठाकुर? कुरिल आइलैंड कहाँ है? अब नहीं पता। इट्स अ डिस्प्यूट बिटवीन जापान एंड रशिया। ये तो मतलब मेजर आइलैंड पार्ट है, तो इसको देखो भाई, इसको भी पढ़ना होता है। ठीक है, ये सब नजर बनाए रखा करो। ठीक है, तो आइलैंड हमने कोई लिया तो उसको हमने क्या किया, अपना लीज पे ले लिया, जब पैसे देके 99 ईयर्स की लीज ले लिया, तो ये भी हमारे आर्टिकल 1 में आ गया। अब मुझे बताओ, अगर पेपर में तुमसे ये क्वेश्चन आ गया, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 टेरिटरी इंक्लूड्स ए, बी, सी। ए ऑप्शन में दे दे स्टेट, बी में दे दे यूनियन टेरिटरी, सी में दे दे अ टेरिटरी एक्वायर्ड बाय इंडिया इन फ्यूचर। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? 1, 1 एंड 2, 1 एंड 2, 3, और डी में नन। क्या ऑप्शन मारोगे करेक्ट? वाला करें 1 2 3 1 2 3। प्रियंका 1 2 3 समझ में आया? ये बातें समझ में आ रही सबको? वेरी गुड शून्यम। 1 2 3 समझ में आ रहा? कार्तिकेय सिंह, कार्तिकेय सिंह। यस सर, सॉरी सर, वो थोड़ा सा गेट खोलने चला गया। कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है ना? यस सर। क्या मैंने बताया रिपीट करो। सर यही बताया कि सर यूनियन जो टेरिटरी के अंदर क्या क्या आता है, उसमें स्टेट की जो टेरिटरी है, जो यूनियन की टेरिटरी है, और जो फ्यूचर में जो भी अगर एक्वायर कर सकते हैं स्टेट, वो आता है। ठीक है, अब मैं इसका एविडेंस देता हूं तुमको। स्क्रीन सबको दिख रही है? स्क्रीन सबको दिख रही है? मुस्कान, मुस्कान इसको पढ़ो, आर्टिकल 1 पढ़ो।
पढ़ो मुस्कान, और आवाज तेज होनी चाहिए। मुस्कान, कार्तिकेय ठाकुर पढ़ो। Indian name and territory of Union. India, that is Bharat, shall be a union of state. ठीक है, Clause 2. The state and with the territory therefore shall be specific in first schedule. ठीक है, Third लिखा हुआ third clause. The territory of India comprise the territory of state, the union territory specific in first schedule, and such other territory that may be acquired. क्या मैंने ये तीनों बातें आपको नहीं बताई? क्या मैंने ये तीनों बातें आपको नहीं बताई? लेकिन मैंने सरल शब्दों में बताई, इन सिंपल वर्ड्स मैंने ये तीनों बातें आपको बताई। तो तुम जब प्रोविजन पढ़ोगे तो मेरी बात याद रखना, जो मैंने मैथमेटिकल फॉर्मूला दे दिया ये सारी आर्टिकल 1 को क्लियर कर दिया। अब शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब समझ लो। इसका मतलब ये होता है, मैंने बताया था कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हम कई रियासतों में बटे हुए थे, तो सबके सब जो है हमने इंटीग्रेट किया अपने यूनियन में, एग्रीमेंट से नहीं बल्कि उनको, उनकी सॉवरेनिटी को हमने ऑटोमेटिकली अपने अंदर सब्ज्यूम कर लिया। ठीक है, तो अब सारे ये जो स्टेट थे ये यूनियन का पार्ट हो गए। अब मैंने कहा कि एक बार इस यूनियन का जो पार्ट हो गया ये बाहर नहीं निकल सकता है, तो मैंने इसको एक वर्ड बताया था, सेसेशन का राइट, SECESSION। हिंदुस्तान के स्टेट्स को राइट टू सेसेशन नहीं है, मतलब वो यूनियन से बाहर नहीं आ सकता है। लेकिन मैंने तुमको एक बात बताओ, आर्टिकल 3 में ये पढ़ाया था ना कि किसी भी स्टेट को हम ऑल्टर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, दो स्टेट को बनाकर एक स्टेट बना सकते हैं, या एक स्टेट से दो स्टेट निकाल सकते हैं। ये सारी बातें आर्टिकल 3 में पढ़ी थी, हाँ या ना? अब अगर मैं एक स्टेटमेंट दूं, अगर मैं एक स्टेटमेंट दूं कि इंडिया इज इनडिस्ट्रक्टिबल, मेरी बात याद रखना, इंडिया इज इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन विद डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। क्या ये स्टेटमेंट से तुम वाकया रखते हो, सपोर्ट करते हो इस स्टेटमेंट को? आई सेड इंडिया इज अ इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन विद डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, कि भारत देश का यूनियन तो कभी भी नहीं टूट सकता, लेकिन जो स्टेट है वो तोड़ फोड़, उसमें डिस्ट्रक्शन हो सकता है। शून्यम, आई बात समझ में? यस सर। क्या बोला मैंने, मुझे समझाओ। यस सर। सर आपने बोला कि जो इंडिया एज अ होल है उसको नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन जो स्टेट्स हैं उनको पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेरी गुड, JNK और लद्दाख। वेरी गुड। फॉर द कंपैरिजन पर्पस यूएस में क्या होता है वो भी समझ लो। यूएस में हम कहते हैं फेडरेशन, जो सारे स्टेट हैं वो एग्रीमेंट करके फेडरेशन का पार्ट बने। फेडरेशन का मतलब होता है जहां यूनियन हो और स्टेट हो, फेडरेशन बनाया, लेकिन वहां पर स्टेट को बाहर निकलने का भी अधिकार है, फेडरेशन को बाहर निकलने का भी राइट है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यूएसए का जो यूनियन है वो डिस्ट्रक्टिबल है, वो डिस्ट्रक्टिबल है विद इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट, मतलब यहां यूनियन डिस्ट्रक्ट हो सकता है, स्टेट डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकता। आई बात समझ में? आई बात समझ में? प्रियंका, बात समझ में आ रही है? प्रियंका, लितिका, मेघना, मुस्कान, मुस्कान बोल क्यों नहीं रही हो? ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, इट्स योर लिबर्टी, बट दिस इज नॉट द वे टू टेक द क्लास।
ठीक है, इफ आई एम आस्किंग समथिंग आई सपोज अ रिप्लाई फ्रॉम योर साइड एज वेल। ठीक है, अब ये सारी कंसेप्ट क्लियर हो गया कि इंडिया इज इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन विद डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, on the other hand USA is indestructible states but the destructible union। ये बात क्लियर हो गई सबको, हाँ या ना? वेरी गुड। अब आर्टिकल 1 में इसके अलावा तुम्हें कोई भी चीज समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक चीज और समझना है तुम्हें। अब जब मैं कहता हूं, कभी तुमने ये सुना है, कभी कन्फेडरेशन वर्ड का नाम सुना है तुमने? एक तो फेडरेशन होता है, एक कन्फेडरेशन होता है। कभी कन्फेडरेशन वर्ड का नाम सुना है तुमने कभी? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन, एक है ना CII, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? कन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। कन्फेडरेशन मतलब, कन्फेडरेशन वर्ड सुना है कभी? किसी ने सुना है? हाँ, पूछूंगा नहीं, परेशान मत हो। सुना है नहीं सुना है, बस इतना बता दो। कन्फेडरेशन वर्ड सुना है किसी ने? और किसी ने नहीं सुना? 2 ही आदमी ने सुना है। साक्षीपुरी, कभी नहीं सुना तुमने कन्फेडरेशन वर्ड? नहीं सर, ध्यान में नहीं आया। ठीक है, जैसे फेडरेशन जो होता है उसमें क्या होता है? इक्वल पावर होती है। जैसे मान लो एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, वैसे एक ही हस्बैंड एक ही वाइफ होता है, हस्बैंड एंड वाइफ है, इनके पास इक्वल पावर होगी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड फेडरेशन। ठीक है, वो अलग बात है कि आजकल विमेन्स के पास ज्यादा पावर है। ठीक है, विमेन्स के पास ज्यादा अथॉरिटी है घर चलाने की, तो इसके पास ज्यादा फंक्शन है। ठीक है, इसका जो फेडरेशन है वो टिल्टेड है। टिल्टेड मतलब टिल्टेड टुवर्ड्स द वाइफ। ऐसे भारत देश का जो फेडरेशन है वो इक्वल पावर नहीं बांटता। यूनियन की पावर है, स्टेट की पावर है, लेकिन यूनियन की जो पावर है कहीं न कहीं स्टेट की पावर से ज्यादा है। तो हम लोग कहते हैं कि भारत देश का जो फेडरेशन है वो टिल्टेड टुवर्ड्स द यूनियन है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्वाज़ाई फेडरल। क्या बोलते हैं? क्वाज़ाई फेडरल। अब समझो, मैं थोड़ा सा और कुछ चीज बताता हूं। एक मॉडल होता है यूनिटरी मॉडल। यूनिटरी मॉडल का मतलब होता है सिंगल गवर्नमेंट। ठीक है, जो कुछ करना है वो एक गवर्नमेंट, यूनियन लेवल पे सारी अधिकार उसके पास है। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसा मॉडल कहां पे है? ब्रिटेन का। ब्रिटेन का जो मॉडल है वो है यूनिटरी मॉडल। ठीक है, दूसरा मॉडल क्या होता है? दूसरा मॉडल होता है पावर को हम डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, बिटवीन स्टेट एंड यूनियन। ये मॉडल है फेडरेशन का मॉडल। ये मॉडल है अमेरिका का मॉडल। क्लियर? ये मॉडल है यूएस का मॉडल। अब मुझे एक बात बताओ, कोई एक मुझे ये बात बताएगा, कौन बताएगा? यामिनी मिश्रा, आप बताइए मुझे एक बात कि जब मैं अपने घर में हस्बैंड और वाइफ ये तय कर रहे हैं कि कौन सी पावर पर कौन फैसला लेगा, तो क्या ये रिटन में होना चाहिए तब हमें कन्वीनियंस होगा, या अनरिटन होगा तब कन्वीनियंस होगा? अनरिटन हो सकता है। चलो, तुम्हारा फैसला ये है। शून्यम, तुम्हारा क्या कहना है? अगर इनफॉर्मली डिस्कशन है तो फिर तो मैंने अनरिटन भी कहा चलेगा। क्लियर कट, देश चला रहे हो भाई, देश चलाने की बात हो रही है, यूनियन और स्टेट में पावर डिस्ट्रीब्यूट हो तो रही रिटर्न है, से तो रिटर्न होगा नहीं होगा, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। रिटर्न देश के लिए रिटर्न। तो देश, ये पति पत्नी देश के लिए तो बताया, मैं अपने थोड़ी बता रहा हूँ। ठीक है, मैं अपना थोड़ी बता रहा हूँ यामिनी। अभी तो मेरी जो है आने आएगी तो पता लगेगा रिटर्न है कि अनरिटर्न है। अभी तो मैं मुद्दे की बात ये कर रहा हूँ। ठीक है, अब मेरी बात सुनो आगे। तो यूएस का मैंने कहा फेडरेशन है, तो इसका मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, हाँ या ना? यूएस का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, हाँ या ना? लेकिन जब एक ही मालिक है, सबका मालिक एक, ठीक है, सबका मालिक एक, वननेस ऑफ गॉड, तो सबका मालिक ब्रिटेन में जब एक है तो क्या वहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है? नहीं, तो वहां अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। वहां आज भी कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है, तो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है, अनरिटन है।
और यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन है, क्योंकि पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। क्लियर हो गई बात। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बोरो किया है कई जो है आइडियाज को, हमने आइडियाज को बोरो किया, हमने कहा हम भी फेडरेशन वाले सिस्टम पे चलेंगे। हमने फेडरेशन बनाया, हमने यूनियन लेवल पर यूनियन गवर्नमेंट बना दी और स्टेट लेवल पर पंजाब गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट, केरला गवर्नमेंट, कर्नाटका गवर्नमेंट, ये सारी गवर्नमेंट बनाई। इसके पास अपनी पावर है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होगा अनरिटन होगा? द आंसर इज रिटन होगा। तो हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें हमने बताया है कि कौन से पावर किसके पास है। तो शेड्यूल 7 में यूनियन लिस्ट है जिसमें 100 सब्जेक्ट हैं जिस पर यूनियन कानून बनाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास 52 सब्जेक्ट हैं जिसमें स्टेट कानून बनाएगी। जिसके बाद हमारे पास 66 सब्जेक्ट है कॉन्करेंट लिस्ट में जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों कानून बना सकती है। ठीक है, आई बात समझ में? जैसे मैंने इसको एग्जाम्पल से भी बताया था कि मान लो शून्यम की शादी की बात चल रही है, ठीक है, शून्यम की शादी की बात चल रही है, तो एक घर में खाना क्या बनेगा ये मान लो शून्यम की मदर तय कर रही हैं, लेकिन शून्यम को किस कॉलेज में भेजना है, किस यूनिवर्सिटी में भेजना है, ये इनके फादर तय कर रहे हैं। तो फादर यूनियन लिस्ट वाली बातें तय कर रहे हैं, मदर घर में खाना क्या बनेगा, पैसा कहाँ घर का लैंड खरीदना है, किस जगह जमीन खरीदनी, इस पर मदर तय कर रही हैं। लेकिन जब शून्यम की शादी की बात चल रही है तो मम्मी भी इनके लिए लड़का ढूंढ रही हैं और पापा भी इनके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। तो मतलब ये कॉन्करेंट सब्जेक्ट हो गया, दोनों ढूंढ रहे हैं। अब मान लो एक फादर ने लड़का लाया ऋषभ को और मम्मी ने एक लड़का लाया रमेश को। अब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ऋषभ से शादी होगी कि रमेश से शादी होगी। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में पापा चूंकि यूनियन है तो उनका जो है लाया हुआ लड़का प्रिवेल कर जाएगा। तो यूनियन लिस्ट और स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट में, जब कॉन्करेंट लिस्ट होती है तो अगर पार्लियामेंट ने भी कोई लॉ बना दिया, स्टेट ने भी कोई लॉ बना दिया उसी सब्जेक्ट पे और टकराव जैसी स्थिति बन गई है, कॉन्फ्लिक्ट जैसी स्थिति बन गई है, तो यूनियन का कानून पार्लियामेंट का कानून ऊपर चला जाएगा। इस केस में शून्यम की शादी ऋषभ के साथ हो जाएगी। वो अलग बात है कि शून्यम हैज लिबर्टी टू डिसाइड उसको किससे करनी, पता चले शून्यम ने अपना ही देख के बैठा हो तो अलग बात हो जाएगी फिर तो। ठीक है, मुझे लगता है पहले ही देख लिया है। ठीक है तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट समझ में आ गई। ठीक है, ये लाइव एग्जांपल बहुत आपको आसान कर देते हैं चीजों को समझाने के लिए, तो इसलिए मैं ये सब फनी एग्जांपल ले आता हूं। ठीक है, इसको अदरवाइज प्लीज मत लेना। इफ आई टुक योर नेम एज अ एग्जांपल प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। ठीक है, इट्स जस्ट अ वे टू एक्सप्लेन द थिंग्स इन अ इजी मैनर। ठीक है, ओके। अब मैंने कहा कि फेडरेशन जो होता है उसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, दोनों डिवाइड हो जाएगा। अब लेकिन हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी जगह पर दिखता है जहां पर यूनियन की पावर ज्यादा है, जैसे इमरजेंसी पूरे देश में लगा देना, जैसे प्रेसिडेंट रूल लगा देना, जैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा देना, जैसे गवर्नर का अपॉइंटमेंट स्टेट में करना, यूनियन करता है स्टेट में, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है गवर्नर को स्टेट में एज ए रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव वर्ड इज नॉट गुड, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, स्टेट में उसके पास ऑटोनॉमी होती है। तो ये सारे जो प्रोविजंस हैं कहीं ना कहीं इसमें यूनियन की पावर ज्यादा दिखती है स्टेट की पावर से। इसीलिए हमने कहा कि हमारा जो यूनियन है वो फेडरेशन तो है लेकिन एक अलग तरह का फेडरेशन है। जैसे कहते हैं ना कि आशिकी तो है लेकिन अलग तरह की आशिकी है। ठीक है, अलग तरह का जुनून है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारा फेडरेशन तो है लेकिन अलग तरह का। इसके लिए वर्ड आता है सू जेनेरिस। क्या वर्ड आता है? सू जेनेरिस। ठीक है, एक अलग स्पेशल टाइप का है। तो जब स्पेशल टाइप का है तो हमने इसको स्पेशल नाम दे दिया, उसको बोलते हैं क्वाज़ाई फेडरल। क्वाज़ाई फेडरल, QUASI फेडरेशन, क्वासी फेडरेशन। हिंदुस्तान का जो फेडरेशन है वो कैसा है? क्वासी फेडरेशन है। आई बात समझ में? हिंदुस्तान का जो फेडरेशन है वो क्या है? क्वासी फेडरेशन है। क्यों है क्वासी फेडरेशन? कि यहां पर जो पावर है दैट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द यूनियन, राइट, दैट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द यूनियन। और केसी वियर ने बोला था इंडिया का जो फेडरेशन है वो क्वासी फेडरेशन है। क्या है? क्वासी फेडरेशन है। क्लियर हो गई बात?
केसी वियर ने बोला था क्वाजी फेडरेशन है। कुछ स्कॉलर्स हैं, तो मैंने कहा कि जैसे ऐसे नॉर्मली तो फेडरेशन होगा, लेकिन हमारा अलग तरह का है, ठीक है, हमारा है यूनियन की तरफ पावर ज्यादा टिल्टेड है, तो हमारा होगा क्वाजी फेडरेशन, क्वासी फेडरेशन या क्वाजी फेडरेशन, जो मर्जी वो बोलो, क्वासी फेडरेशन है, ठीक है। तो किसने क्या बोला था उसकी मैं पिक खींच के भेज दूंगा ग्रुप में। केसी वियर ने कुछ बोला था, ठीक है, ऐसे 2-3 स्कॉलर्स ने और जो है पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने इसके बारे में बोला है, तो उसकी मैं आपको पिक खींच कर भेज दूंगा, ठीक है। जैसे आइवर जेनिंग ने बोला था कि इंडिया का जो फेडरेशन है वो स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी रखता है, ठीक है। तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं किसने क्या बोला था, तो केसी वियर ने क्या बोला था, ऑस्टिन ने क्या बोला था, ऑस्टिन ने बोला था हिंदुस्तान का जो फेडरेशन है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, ये ऑस्टिन ने बोला था। तो 3-4 लोगों ने बोला है, इसको मैं फोटो क्लिक करके आपको भेज दूंगा, अपने नोटबुक में लिख लेना, एग्जैक्ट वर्ड एग्जाम में आते हैं कि किसने क्या बोला था, ठीक है। तो फेडरेशन क्लियर हो गया, क्वासी फेडरेशन क्लियर हो गया, और यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट क्लियर हो गया। सबको क्लियर हो गया, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। मुस्कान, दिव्यम, यामिनी, लितिका, यस सर। मेघना, सबको क्लियर हो गया ना? चलो वेरी गुड, चलें आगे, चलें आगे। अब एक केस का नाम लिखो, स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1977, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1977। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, एक बारी लिख लो, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, लिखो, यूनियन ऑफ क्या लिखा, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1977, लिखो, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इंडियन यूनियन, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इंडियन यूनियन is federal, Indian Union is federal, but the extent of federalism is largely watered down, by the needs of progress and development of a country, by the needs of progress and development of a country, which has to be nationally integrated, comma, politically and economically coordinated and socially, comma, intellectually and spiritually, सर पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली के बाद बताना। बता रहा हूं, एक मिनट टाइम का, politically and economically coordinated and socially and intellectually and spiritually, uplifted, इसका क्या मतलब हो? जनरल इंग्लिश की बात है कि हमने कहा, अच्छा ये बताओ, अभी तुम्हारे देश में इतनी गरीबी है, अभी अभी आजाद हुए हो, नए नए पैदा हुए हो 1947 में, अगर हम अगर सेंटर को स्ट्रांग, यूनियन को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे तो पूरा देश टूट सकता है। तमिलनाडु, तुम्हें पता है, द्रविड़स्तान की मांग करता है कि हमें द्रविड़स्तान बनाना है एक कंट्री के रूप में। पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट चलता है,
खालिस्तान बनाना है। 1984 में भिंडरेवाला ने खालिस्तान के लिए क्या क्या कराया, ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में कराना पड़ा। यहां आप चले जाओ गोरखपुर के पास, वहां गोरखालैंड की मांग होती है। आप चले जाओ असम में, वहां बोडोलैंड की मांग होती है। आप चले जाओ महाराष्ट्र में, वहां विदर्भ को अलग करने की मांग होती है। ठीक है, आप कर्नाटका चले जाओ, वहां पर जो आपकी एक जगह है 1924 में प्रेजाइड कहां किया था महात्मा गांधी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस कहां किया था कार्तिकेय? तो हर जगह डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टेट से अलग अलग देश बनाने की मांग होती है। ठीक है, तो मुझे बताओ, नया नया देश बना है, अगर हम सेंटर को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? ठीक है, अगर मान लो कोई न्यूक्लियर फैमिली है, जैसे ज्वाइंट फैमिली किसी की थी, सपोज करो किसी की ज्वाइंट फैमिली थी, तो सारे बच्चों पर देख रेख करने के लिए कभी चाचा देख रहा मॉनिटर कर रहा है, कभी दादी मॉनिटर कर रही है, कभी चाची मॉनिटर कर रही है, कभी ताऊ मॉनिटर कर रहा है, तो बच्चे कहीं भी इधर उधर नहीं भाग रहे हैं। लेकिन अचानक से उस फैमिली से एक न्यूक्लियस फैमिली निकल जाती है। न्यूक्लियस मतलब एक परिवार अलग हो जाता है। अब मुझे बताओ, उस परिवार को स्ट्रांग बना रहना पड़ेगा या नहीं रहना पड़ेगा? तभी तो वो सस्टेन कर पाएगा, अदरवाइज वो तो लैप्स कर जाएगा। आई बात समझ में? उसी तरीके से इतना बड़ा देश बन रहा है, तो अगर सेंटर को हम स्ट्रांग नहीं बनाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, स्टेट टूट सकता है, देश टूट सकता है। तो इसलिए हमको सेंट्रल को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। इसीलिए बोल रहा है इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कि सोशली, इकोनॉमिकली, इंटेलेक्चुअली हमें अपलिफ्ट होना था, प्रोग्रेस करना था, इंटीग्रेशन रखना था देश में, इसलिए हमने इस तरीके का मॉडल अपनाया। बराबर की पावर नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया, थोड़ा सा ज्यादा सेंटर को पावर दे दिया। आई बात समझ में? ये केस समझ में आया, हाँ या ना? ये सब केस लिख के ही नंबर मिलते हैं। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत तो दुनिया लिखेगी। ठीक है, अब सेकंड केस एक और लिखो, बहुत प्यारी लाइन इसमें बोली गई है, लिखो एक केस। कुलदीप नायर, कुलदीप नायर, कुलदीप नायर, कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया 2006 का केस है ये। बहुत प्यारी लाइन इसमें बोली है, लिखो। कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 का केस है। बहुत बढ़िया लाइन इसमें बोली कोर्ट ने, लिखो इसमें। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इट इज द स्यूडो, स्यूडो की स्पेलिंग क्या होती है? PSEUDO, pseudo. It is pseudo federation, it is pseudo federation of amphibian character, of amphibian character। amphibian मतलब क्या होता है? amphibian का मतलब ऐसा जंतु, ऐसा एनिमल जो पानी में भी रह ले और जो धरती पे भी रह ले, लैंड पे भी रह ले, पानी में भी रह ले। ऐसा कौन सा जीव है? मेढक। ठीक है, मेढक रह सकता है, नहीं रह सकता है? Frog can live in water and as well as on land, तो he is a amphibian character of animal। तो मैं क्या कह रहा हूं, इट इज pseudo फेडरेशन ऑफ एम्फीबियन कैरेक्टर। ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो, इट चेंजेस, इट चेंजेस कैरेक्टर, इट चेंजेस कैरेक्टर फ्रॉम फेडरल, इट चेंजेस कैरेक्टर फ्रॉम फेडरल, फ्रॉम फेडरल टू यूनिटरी, टू यूनिटरी at a time, at a times, at a times like in case of national emergency, like in case of national emergency, bracket close। आई बात समझ में? ये केस समझ में आया, ये सारी बातें समझ में आई, दोनों केस समझ में आ गया, हाँ या ना? स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1977 में बोला देश की नीड थी भैया, फेडरेशन स्ट्रांग बनाना था, नहीं देश टूट जाता। सेकंड केस में कुलदीप नायर में बोला कि एम्फीबियन कैरेक्टर है, जहां जरूरत लगती है यूनिटरी हो जाते हैं, जहां जरूरत रहती है फेडरलिज्म हो जाता है। आई बात समझ में? मेरी बात समझ पा रहे हो? साक्षी, साक्षी, भावना, ब्रीना, मेघना, समझ में आ रही बातें?
मुस्कान, तुमने सिर्फ ऑन करके चली गई हो फॉर द सेक ऑफ रजिस्टर्ड योर प्रेजेंस हियर। ये कोई कॉलेज थोड़ी चल रहा है कि आंख बंद करके बैठे हो। ये कोई कॉलेज है, यहाँ पे प्रॉक्सी लगनी है, यहाँ पे कोई अटेंडेंस देनी। तुम्हारी मर्जी हो एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, नहीं मर्जी मत पार्टिसिपेट करो। यहाँ कोई तुम्हें अवार्ड तो मिलना नहीं है, ठीक है, कि अटेंडेंस 75% रखनी तभी एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में सबको? ये सारी बातें समझ में आ गई? यहाँ तक सारे केस समझ में आ गए, टेरिटरी 3 तरीके की समझ में आ गई। अब चलते हैं एक स्टेप और आगे। अब लिखो थर्ड केस, एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। एसआर बोमई, सर एक बार टाइप करके भेज हाँ दो भेज चैट दे। पे। तुम्हें तो चाहिए कि फुर्सत से सब चीज लिखी दी जाए। एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 लिख लिया। इसका एसआर का फुल फॉर्म था सोमन्ना रमन्ना बोमई। सोमन्ना रमन्ना बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। सोमन्ना रमन्ना बोमई versus Union of India 1994. Supreme Court held federalism 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 is a basic structure of constitution. Federalism is a basic structure of the constitution. Federalism is a basic structure of the constitution. आई बात समझ में? अगर कोई पूछे फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है तो बोलो हाँ है। ये बोला गया था सोमन्ना रमन्ना बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। क्लियर कट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वो अलग बात है हमारा कैरेक्टर क्वाजी फेडरेशन का है, लेकिन कागज पर तो हम फेडरल ही हैं, फेडरलिज्म ही मानते हैं। आई बात समझ में? सबको बातें क्लियर हो रही हैं, हाँ या ना? चलो वेरी गुड वेरी गुड। अब चलते हैं आर्टिकल 2 की ओर। मैंने कल उस दिन की क्लास में बताया था कि आर्टिकल 2 का मतलब होता है कि न्यू एडमिशन ऑफ टेरिटरी। आर्टिकल 2 का क्या है? एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। जब हमें एडमिशन करना हो, जैसे एडमिशन किसका होता है? एडमिशन वर्ड क्या है? एडमिशन के वर्ड का मतलब हम क्या समझते हैं? जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, नया बच्चा आ रहा है। अच्छा मुझे बताओ, नया बच्चा जो आता है उसे बोलते हैं न्यू एडमिशन। बोलते नहीं बोलते हैं? न्यू बोलते हैं नहीं बोलते हैं? अब आप कुछ स्कूल में आपने पढ़ा होगा जिसमें 6th स्टैंडर्ड के बाद 7th स्टैंडर्ड में उसी स्कूल में कंटिन्यू किया होगा, तो हम लोग न्यू एडमिशन नहीं बोलते थे, हमने बोलते थे री एडमिशन। याद करो वो दिन, क्या बोलते थे? री एडमिशन बोलते थे नहीं बोलते थे? दैट इज री एडमिशन, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ हम बोल रहे न्यू एडमिशन। न्यू एडमिशन मतलब जो हमारे देश का स्टेट अभी नहीं है, हम नया स्टेट ले आ रहे हैं। नया स्टेट कहाँ से लाओगे? पैदा करोगे। कोई ये वो तो है नहीं कि शादी कर लिया बालक पैदा करना है, ठीक है, ऐसी तो कंडीशन है नहीं। स्टेट पैदा करना है, स्टेट जब कब्जा करोगे तभी पैदा करोगे। बर्थ ऑफ स्टेट इज नॉट नेचुरल, ठीक है, यू हैव टू टेक द टेरिटरी ऑफ अदर साइड, तभी तो कर सकते हो तुम। आई बात समझ में? तो वो जो नया हमने लिया, कल को मान लो पीओके को हमने कब्जा कर लिया, बलूचिस्तान को कब्जा कर लिया और अपने देश में मिला लिया, अखंड भारत बना दिया, ठीक है, तो वो क्या हो गया? नया स्टेट बनेगा। तो एक नए स्टेट का जो है नाम दिया जाएगा बलूचिस्तान स्टेट, ठीक है। तो वो नया स्टेट है, वो आर्टिकल 2 में आएगा, ठीक है, आर्टिकल 2 में आएगा। एक बार पढ़ देते हैं। पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक फिट, ठीक है। आई बात समझ में? जो एग्जिस्टेंस में नहीं है उसको एडमिशन करना क्या होता है? हमें इसका मतलब क्या होता है कि एडमिशन हो गया। आर्टिकल 2 में सिर्फ इतना समझना है। आर्टिकल 3 में क्या कहता है? मैंने कहा कोई एग्जिस्टिंग स्टेट है, इसकी जो लैंग्वेज देखो, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। मतलब
अपना ही स्टेट है, उसमें मॉडिफिकेशन करना है, ऑल्टरेशन करना है। तो ये कैसे करेंगे? इसका जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट के बिना अप्रूवल के हम इसको पहली बार तो पार्लियामेंट में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट अप्रूवल के साथ ही ये आता है पार्लियामेंट में। एक बार उस स्टेट का ओपिनियन लेने के लिए हम वो पर्टिकुलर प्रपोजल उस स्टेट की लेजिस्लेचर में भेजते हैं, और उस लेजिस्लेचर का जो भी ओपिनियन होता है, अगर वो फेवर में है, मान लो एक स्टेट को हम 2 पार्ट्स में बांट रहे हैं, तो प्रेसिडेंट ने प्रपोजल भेज दिया, मान लो सपोज करो, एक एग्जांपल से समझते हैं, सपोज करो कि कल को हमको यूपी को 2 स्टेट्स में बांटना है, ठीक है, ईस्टर्न यूपी एंड वेस्टर्न यूपी, 2 स्टेट्स में बांट दिया, ईस्टर्न यूपी वेस्टर्न यूपी। तो प्रेसिडेंट के बिना अप्रूवल के पहली बात तो पार्लियामेंट में आएगा नहीं ये प्रपोजल, यूपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नहीं आएगा बिना प्रेसिडेंट के अप्रूवल के। प्रेसिडेंट का अप्रूवल हो गया, आ गया। एक बार उस स्टेट का ओपिनियन लेने के लिए, उत्तर प्रदेश लेजिस्लेचर का ओपिनियन लेने के लिए प्रेसिडेंट सेंड करेगा वो प्रपोजल यूपी को, यूपी स्टेट लेजिस्लेचर को। तो वो जो ओपिनियन देगा, अगर वो फेवर में है कि हाँ जी बांट दो, ठीक है, तब तो ठीक बात। अगर वो फेवर में है नहीं बांटो, तो भी प्रेसिडेंट के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं है कि वो ओपिनियन को माने ही माने, उसकी अपनी मर्जी है, माने और चाहे ना माने, ठीक है। स्टेट फेवर में है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जस्ट हेल्दी डेमोक्रेसी, टू मेंटेन द हेल्दी डेमोक्रेसी हम ओपिनियन मांग लेते हैं। फिर एज इट इज वो प्रपोजल लोकसभा में आएगा, राज्यसभा में आएगा, पास हो गया, प्रेसिडेंट साइन कर दिएगा, यूपी बट जाएगा 2 स्टेट में, ईस्टर्न यूपी वेस्टर्न यूपी। आई बात समझ में? ये बात समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई, हाँ या ना? कार्तिकेय ठाकुर, कंफ्यूजन है तुम्हें? नो सर। कार्तिकेय सिंह, मेघना, यामिनी, भावना, ब्रीना, जिसका नाम नहीं ले पाऊं वो भी रिस्पॉन्स दे दिया करो, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे स्क्रीन पे जितने नाम होते मैं बोल देता हूं, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है। अब हम लोगों को 1-2 चीजें समझनी है, ठीक है, 1-2 चीजें हमें समझनी है। उसके लिए मैं तुम्हें एक मैप दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, 1 मिनट का टाइम मुझे दो बस। इंडिया 1976। अब एक हिस्ट्री के हम लोगों को समझना, एक केस समझना है, उसके लिए थोड़ी सी हिस्ट्री जाननी बहुत जरूरी है। बहुत फेमस केस है, ठीक है, इसको हमें समझना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक मैप दिखाना चाहता हूं पहले। ये मैप सबको दिख रहा है? इज दिस मैप इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? ये मैप सबको दिख रहा है? ये मैप सबको दिख रहा है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो पोर्शन है, ये जो हमारा ये पोर्शन है जिसपे मैं कर्सर अभी रखा हुआ हूं, ये जो जहां पाकिस्तान लिखा है, इसको पहले हम बोलते थे 1971 से पहले बोलते थे वेस्ट पाकिस्तान। क्या बोलते थे? वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है, क्या बोलते थे? वेस्ट पाकिस्तान। और ये वाला जो आज का एरिया है, ये जो बांग्लादेश आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया दिख रहा है ना, बांग्लादेश जिसमें कर्सर रखा हुआ है, ये बांग्लादेश वाला एरिया दिख रहा है सबको? बांग्लादेश वाला एरिया, तो ये जो बांग्लादेश वाला एरिया था, इसको हम कहते थे ईस्ट पाकिस्तान। क्या कहते थे? ईस्ट पाकिस्तान। इस वाले एरिया को ईस्ट पाकिस्तान, इस वाले को कहते थे वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है। ये बात समझ में आई? वाह यार, ये तो कुछ, ठीक है, इस वाले एरिया को कहते थे ईस्ट पाकिस्तान, इस वाले एरिया को कहते थे वेस्ट पाकिस्तान। अभी भी मैप तुमको दिख रहा है? मैप तुमको दिख रहा है? कार्तिकेय सिंह, प्लीज एक बार बोल के बताओ, मैप दिख रहा तुमको? यस सर। अच्छा, ठीक है। अब इस वाले एरिया को ईस्ट पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, ये 1971 से पहले बांग्लादेश नहीं था।
बांग्लादेश बना है 25 मार्च 1971 को। कब बना है? 25 मार्च 1971 को। इससे पहले ये जाना जाता था ईस्ट पाकिस्तान के नाम से, और ये पंजाब के सटा हुआ जो एडजेसेंट जो आप एरिया देख रहे हो वो है वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, अब इसकी कहानी समझो। एक केस आया इन रे बेरूबारी, केस का नाम लिखो पहले फिर मैं समझाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इन रे बेरूबारी 1960, इन रे बेरूबारी लिखो, इन रे बेरूबारी। लिख लिया सबने? इन रे का मतलब होता है इन रेफरेंस टू, इन रेफरेंस टू, प्रेसिडेंट ने रेफरेंस दिया था सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, केस प्लीज ध्यान से समझना, मैं बहुत आराम से सिंपल वर्ड्स में कोशिश करूंगा समझाने की। ठीक है, एक टेरिटरी थी वेस्ट पाकिस्तान, एक टेरिटरी थी ईस्ट पाकिस्तान। ये जो आज का तुम ये जो वेस्ट बंगाल देख रहे हो, उत्कर्ष आपने मेरे से पिछली क्लास में पूछा था ऑल्टरेशन का कोई एग्जांपल बताओ कि कम कर दिया, डिमिनिश कर दिया, तो ये वेस्ट बंगाल वाज द फिटेड एग्जांपल फॉर इट। ठीक है, इसमें कम कर दिया था वेस्ट बंगाल का एरिया। तो वेस्ट बंगाल और ईस्ट पाकिस्तान, ये जो तुम कर्सर में जहां रखा हुआ हूं, ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, जो कि पहले क्या था? ईस्ट पाकिस्तान। बांग्लादेश आज का पहले क्या था? ईस्ट पाकिस्तान। तो इसके बीच में कुछ ऐसी जगह थी जिसका नाम था बेरूबारी। क्या नाम था? बेरूबारी। बेरूबारी लैंड का डिस्प्यूट हो रहा था। कैसे हो रहा था डिस्प्यूट? ठीक है, बेरूबारी लैंड का डिस्प्यूट हो रहा था जब देश को हमें बांटना था, 1947 में देश को बांटना था। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान दो में बांटना था। तो एक कमीशन आया था, ब्रिटेन ने एक कमीशन सेंड किया जिसका नाम था रेडक्लिफ कमीशन। क्या नाम था? रेडक्लिफ कमीशन। इस कमीशन ने इतनी जल्दी जल्दी सारी लाइनें बना दी कि जो जहां जल्दी से जल्दी बांट के भागो यहां से। ठीक है, तो इसने इस तरीके से डिवाइड कर दिया क्योंकि देश में क्या हो रहा था? जगह जगह जेनोसाइड हो रहा था, लोग एक दूसरे को मारने काटने पे आमादा थे। ठीक है, गदर मूवी देखी है ना? ठीक है, तो वहां पर जब देश को बांटने पे लोग लगे हुए थे, तो ईस्ट पाकिस्तान में एक एरिया था बेरूबारी का। इन लोगों ने उस एरिया को डिमार्केट ही नहीं किया। तो हिंदुस्तान बोले कि ये हमारा एरिया है, भारत बोले ये मेरा एरिया है। ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, 1971 से पहले की बात है, ये 1960 के आसपास की, वो बोले ये हमारा एरिया है। ठीक है, पाकिस्तान कह रहा हमारा एरिया है, भारत कह रहा हमारा एरिया है। रेडक्लिफ वाले ने बताया नहीं किसका एरिया है, डिस्प्यूट पैदा हो गया। लोग तो रह रहे हैं, अब क्या किया जाए? देश चलाना है, कुछ तो बीच का रास्ता निकालोगे। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा एक काम करते हैं, दोनों पार्टी बैठती है, कुछ एरिया भाई आधा तुम ले लो आधा हम ले ले। ठीक है, आधा आप ले लो आधा हम ले ले। ठीक है, अब ये बात मुद्दा उठा कि भैया तुम अपना लैंड कैसे दूसरे को दे दे रहे हो? अपना लैंड, भारत देश का लैंड जो है भारत को बिलोंग करता है, यूनियन हिंदुस्तान के यूनियन की वो टेरिटरी है। आप बिना पार्लियामेंट में कोई भी अमेंडमेंट लाए, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट लाए, कैसे आप अपनी टेरिटरी को दूसरे को दिए दे रहे हो? बांग्लादेश को कैसे दे दे रहे हो? सॉरी, ईस्ट पाकिस्तान को कैसे दे दे रहे हो? ईस्ट पाकिस्तान, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है उसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे क्योंकि वहां बांग्ला बोली जाती थी, और वेस्ट पाकिस्तान में उर्दू लैंग्वेज बोली जाती थी। और वेस्ट पाकिस्तान हमेशा से ईस्ट पाकिस्तान को एक्सप्लॉयट करता था, तो इन दोनों की कभी बनी नहीं। तो भारत ने भी एक मुक्ति सेना बना रखी थी 1971 में, जिसने मदद किया बांग्लादेश की कि आप जो है नया देश बना लो। बांग्लादेश इस तरीके से बन के आया, और इसीलिए बांग्लादेश आज भी रिगार्ड करता है भारत का। ठीक है, तो बांग्लादेश की उस समय का जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ नेशन, बांग्लादेश में कहा जाता है मुजीबुर रहमान इज द फादर ऑफ नेशन। ठीक है, तो मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश में ही, उनके ही देश में ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री ने उनके घर में घुस के मारा था। ठीक है, और इसके साथ ही उनकी दो बेटियां थी, शेख हसीना जो आज की बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है, और एक उनकी और बेटी थी। ठीक है, ये दोनों बच गई थी, बाकी पूरा परिवार खत्म कर दिया था।
और वो लेडी आज तक बांग्लादेश की जो है प्राइम मिनिस्टर बनी हुई है, शेख हसीना। शेख हसीना इज अ डॉटर ऑफ शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। तो इस तरीके की घटना हुई थी 1971 में। खैर ये हिस्ट्री का पार्ट है। अब मैं कह रहा हूं कि भारत जो ये बेरूबारी का एरिया था, इसको डिमार्केट हुआ नहीं था बेरूबारी का एरिया। भारत कहे ये हमारा है, पाकिस्तान कहे हमारा है, ईस्ट पाकिस्तान। तो दोनों में डिस्प्यूट हो गया। डिस्प्यूट जब हुआ तो जवाहरलाल नेहरू को कहा कि भैया आधा आप ले लो, आधा हमें दे दो, हाफ ऑफ बांट लेते हैं। ये कोई केक थोड़ी ना कि आधा तुम खा लो आधा हम खा ले। भाई देश बंट रहा है, ऐसे थोड़ी मजाक चल रहा है। तो ये हुआ कि क्या हम ऑल्टरेशन ऑफ स्टेट कर रहे हैं। अब चूंकि उस समय का वेस्ट बंगाल का ही एरिया था बेरूबारी, जो आज का वेस्ट बंगाल है उसी का एरिया बेरूबारी था। आप कह रहे हैं बेरूबारी का आधा एरिया पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान को दे रहे हो। तो ये मुद्दा उठा, क्या आर्टिकल 3 के हिसाब से आप ऐसा कर सकते हो? क्योंकि आर्टिकल 3 में अगर ऐसा करोगे तो हम कह रहे हैं ऑल्टरेशन मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, तो उसमें प्रेसिडेंट के अप्रूवल से सिंपल मेजॉरिटी से पास करा लोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माना नहीं जाएगा। मैंने पढ़ा था ना कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होता है, सिंपल मेजॉरिटी से पास करा लोगे। लेकिन यहां तो तुम डिवाइड थोड़ी कर रहे हो, यहां तो तुम किसी और को दे रहे हो। तो जब ऐसा करते हैं, किसी और को दे रहे हैं कोई एरिया, उसको बोलते हैं सेसेशन। क्या बोलते हैं? एक मिनट में इंग्लिश लिख देता हूं। इसको बोलते हैं सेसेशन। क्या बोलते हैं? सेसेशन। सेसेशन ऑफ टेरिटरी। सेसेशन का मतलब छोड़ देना, किसी और को दे देना, ठीक है, सेसेशन ऑफ टेरिटरी। तो मुद्दा ये उठा सुप्रीम कोर्ट के पास, क्या आर्टिकल 3 के हिसाब से हम अपने देश के किसी भी एरिए को क्या दूसरे को सेसेशन कर सकते हैं, सिसीड कर सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली ये बोला कि नहीं, हम सेसेशन ऑफ टेरिटरी दूसरे देश को बिना पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट के, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऐसा नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 3 से ये गवर्न नहीं होगा, इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और आर्टिकल 3 के भीतर हम अपने एरिए को दूसरे देश को नहीं दे सकते हैं। आई बात समझ में? शून्यम को समझ में आ गई? सबसे पहला रिस्पॉन्स शून्यम का आया। तो शून्यम बताओ क्या बताया मैंने, प्लीज बता दो अच्छे से। सर सर जैसे केस समझाया वैसे बताऊं? हाँ हाँ प्लीज प्लीज, अगर वैसे बता दोगे तो मैं तो धन्य हो जाऊंगा। आई एम सो ब्लिसफुल। ओके सर। तो सर केस का नाम है इन रे बेरूबारी 1960। पार्टीशन के टाइम पे ब्रिटेन ने एक कमेटी भेजी थी इंडिया में, जिसने जो एरियाज डिमार्केट कर रही थी, कौन सा टेरिटरी में आएगा, कौन सा कहाँ जाएगा। उस कमीशन एक ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट बंगाल के एक बॉर्डर या बीच में कोई एरिया था जो कि डिमार्केट नहीं किया था, वो एरिया था बेरूबारी। अब इसके लिए कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, डिस्प्यूट हो रहा था। ईस्ट पाकिस्तान कह रहा था कि ये एरिया क्या होना चाहिए और इंडिया कह रहा था कि ये एरिया कहाँ आना चाहिए। तो इसके लिए जैसे जो जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने डिवाइड हाफ हाफ करने की बात की। तो इस हाफ जो मतलब उधर भी जाता इधर, इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 3 है ये अप्रूव नहीं करता था, क्योंकि इसके लिए कोई अमेंडमेंट लाना पड़ता, और इसके लिए अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लाया था, तो ये मतलब नहीं एरिया से गया हुआ। वेरी गुड, क्लैप फॉर शून्यम, शी एक्सप्लेन्ड वेरी वेल, गुड, बहुत अच्छा, कीप इट अप। अब इस केस में क्या बोला था लिखो, मैं बोल रहा हूं, लिखो। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट है। ये बेरूबारी केस समझ में नहीं आता आधी पब्लिक को, बस रट लेते हैं क्या था, सिसीड नहीं कर सकता, मुद्दा क्या था ये आज तक नहीं पता किसी को। लिखो, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पावर ऑफ पार्लियामेंट, द पावर ऑफ पार्लियामेंट, द पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3, अंडर आर्टिकल 3 टू डिमिनिश, टू डिमिनिश, DIMINISH, power of parliament under article 3 to diminish the area of any state, कि मतलब जो अंडर आर्टिकल 3 में पावर है कि कम कर सकता है, डिमिनिश कर सकता है स्टेट की टेरिटरी को पार्लियामेंट। उसके आगे क्या कहता है? आर्टिकल 3 टू डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट
does not cover seeding, CECEDING, सीडिंग मतलब देना, ठीक है, छोड़ देना अपना हक। सीडिंग ऑफ इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन स्टेट, ceding of Indian territory to a foreign state, full stop. Such secession, CESSION, such secession could only be implemented by an amendment of a constitution under article 368, full stop. ठीक है, ये बात समझ में आ गई? प्रियंका आ गई बात समझ में? सर लास्ट वर्ड क्या था? लास्ट वर्ड था, कहाँ तक लिखी हो तुम? अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। ओके, अंडर आर्टिकल 368। भाई अभी जो भी हम पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? एक बार का रोना ठीक है, बार बार का रोना ठीक नहीं है, ठीक है? अच्छे से इन डेप्थ एक बार पढ़ लेंगे, दोबारा कम से कम नोट्स देखोगे तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कार्तिकेय सिंह, तुम्हें और मेहनत करनी है, ठीक है? You are a potential candidate to crack the examination of UPSC, but your labor is not that much up to the mark what is expected from this examination. तो और मेहनत करो, कहीं बात करते तो व्हाट्सएप बंद कर दो, ठीक है? और छोटा वाला फोन ले लो नोकिया का, ठीक है? नहीं तो मैं गिफ्ट कर दूं तुमको। ओके। हाँ, नहीं कि फिर वीडियो कैसे देखोगे, क्लास कैसे लोगे? लैपटॉप है ना। हाँ, वेरी गुड। लैपटॉप में व्हाट्सएप भी चला लोगे? नहीं सर, टेलीग्राम चलाते। टेलीग्राम चलाते? टेलीग्राम में तो दुनिया है, जो व्हाट्सएप में नहीं है वो टेलीग्राम में है, जो जहर व्हाट्सएप में नहीं है वो तो टेलीग्राम में है। सर लिंक कहाँ है? हाँ, ये तो सही है। तुमको जीमेल पे भेजेंगे लिंक, स्पेशल तुमको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ओके सर, ठीक है। तुमको जीमेल पे भेजा जाएगा, क्योंकि देखो अभी कर लोगे अच्छे से ना, बार 5 साल पढ़ने से अच्छा 1-2 साल अच्छे से पढ़ के काम खत्म करो, ठीक है? एक इंसान 500 दिन काम करता है, 20% उसके अपने दिल से 20% काम करता है, 500 दिन काम कर रहा है। एक इंसान है 100 दिन काम करता है, 100% काम करता है। ज्यादा सही इंसान कौन है? अरे मैं कर दूँ जो 100% दे रहा है। जैसे इश्क भी करो, पूरा करो, आधा अधूरा नहीं करो, ठीक है? एक बार ही करो पूरा 100%, फिर तो ऐसे चल रहा है, जो चल रहा है करो, ठीक है? कि श्री कृष्ण ने क्या खूब कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चा है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है वो उतनी ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना खूब चमकता है, हीरे को जितनी काट लगे वो उतना प्रखर निखरता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, और नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ वक्त जरूर लगेगा पर हर संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। ठीक है? आज कभी कोई मोटिवेशन वाली शायरी भी होनी चाहिए ना, इश्क मोहब्बत वाली, ऐसे नहीं ले पता चले सर सिर्फ जो है इश्क मोहब्बत वाली शायरी बोलते हैं। मोटिवेशन भी जरूरी है ना, है कि नहीं? प्रियंका सो गई? मोटिवेशन में जिंदा हो या सो गई? सर जिंदा हूँ।
ठीक है ठीक है। अब भाई जब एक मोटिवेशन वाली शायरी होगी तो एक दूसरी वाली शायरी होनी चाहिए ना, कि बस्ती बस्ती घोर उदासी, बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन, बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन, मन हीरा बेमोल लुट गया, घिस घिस रीता तन चंदन, इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की है, एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन, एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन। अब आगे सुनो, आगे डाइल्यूटेड लाइन है, यामिनी मिश्रा ध्यान देना, एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन, सब अपने दिल के राजा है, सबका कोई राज है, ठीक है, सब अपने दिल के राजा है, सबकी कोई रानी है, और रानी वालों के राजा हैं, ठीक है, उल्टा कर लेना, वाइस वर्सा है, सब अपने दिल के राजा हैं, सबकी कोई रानी है, भले प्रकाशित हो ना हो पर सबकी कोई कहानी है। जैसे बड़े लोगों की तो कहानी पढ़ लेते हैं ऑटोबायोग्राफी में, लेकिन अपनी कहाँ बताएं, ठीक है, कहानी तो अपनी भी है। सब अपने दिल के राजा हैं, सबकी कोई रानी है, भले प्रकाशित हो ना हो पर सबकी कोई कहानी है, बहुत सरल है पता लगाना, बहुत सरल है पता लगाना, किसने कितना दर्द सहा, कितने कितना रोया है, किसने कितना जो है C2H5OH पिया है, ठीक है, बहुत सरल है पता लगाना, किसने कितना दर्द सहा, जिसकी जितनी आंख हंसे है उतनी पीर पुरानी है, मतलब जिसकी जितनी आंखों से जो जितना बात कर रहा है उतना दर्द उस बेचारे को पुराना है। आई बात समझ में? शून्यम सर आ गई, अच्छे से आ गई। आगे समझ? तो कल मैंने बताया था ना, इश्क तो करना है लेकिन समझदारी से, खुद से भी मिल ना पाओ इतने पास तो होना, इश्क तो करना मगर देवदास मत होना, पाना खोना मिलकर बिछड़ जाना, ये सारे खेल हैं, इसमें उदास मत होना, जो चल रहा है चलने दो, गो विद द फ्लो ऑफ वाटर, ज्यादा सोचो मत, किसी को प्रियतम मन बना लो अपना, किसी को अपना राजकुमार मन बना लो, ठीक है? आई बात समझ में? थोड़ा लाइट हो गया माहौल। ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अब हम लोग वृंदावन की गलियों में आ गए हैं। चलो ठीक है, अब मैं कुछ और आपको बताना चाहता हूं, ये लाइट करने के पीछे एक भारी चीज बताना था इसलिए लाइट किया गया। मैंने कहा आर्टिकल 3 में आप दूसरे को टेरिटरी नहीं दे सकते हो। अभी हाल में अब लिखो 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015, 100 ऐसे लिखो 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 और ब्रैकेट में लिखो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। ये मैंने लिख दिया है, ऐसे लिख दो। ठीक है प्रियंका, वेट कर रहे हैं। हो जाए तो बता देना प्लीज। एक मिनट बस। ठीक है, लिख लिया सबने? प्रियंका लिख लिया? जी सर लिख लिया। ठीक है, ओके। तो अब एक बात समझो, पहले समझते हैं फिर इसको क्लैरिटी के साथ लिखेंगे। क्या हुआ था, अभी मैंने एक लफ्ज बोला कि अपनी टेरिटरी आप दूसरे देश को तब तक नहीं दे सकते जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ना किया जाए। तो भारत देश और बांग्लादेश में
क्या हुआ, जब बांग्लादेश 1971 के बाद तो बांग्लादेश बन गया, होता क्या था कि बांग्लादेश के भीतर कुछ इनक्लेव हिंदुस्तान की थी, जहां पर हिंदुस्तान का इनक्लेव का मतलब, इनक्लेव मतलब समझते हो, कुछ ऐसी टेरिटरी जो बांग्लादेश में छोटी 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 छोटी, इनक्लेव की हिंदी क्या होती है मुझे तो पता नहीं, इनक्लेव की हिंदी क्या होती है, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, इनक्लेव हिंदी क्या होती है, इनक्लेव हिंदी क्या होती है, इनक्लेव की हिंदी नहीं मिल रही है, इनक्लेव की हिंदी नहीं पता, लेकिन मैं समझा दे रहा हूँ क्या होती है। इनक्लेव का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई कॉलोनी है, मान लो कॉलोनी में 20 घर हैं, ठीक है, लेकिन एक घर ऐसा है जिसका अपना डिस्टिंक्ट कल्चर है, जिसको कोई कॉलोनी पूरे मतलब नहीं है, ठीक है, उसको हम बोल देंगे इनक्लेव, उसकी अलग कोई डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, ठीक है। तो बांग्लादेश में कुछ ऐसा एरिया था जो कि हिंदुस्तान की आइडेंटिटी वाले थे और हिंदुस्तान के को बिलोंग करते थे, और हिंदुस्तान में बांग्लादेश का कुछ ऐसा एरिया था जो कि बांग्लादेश का बिलोंग करता था। इसको मैं आपको मैप से दिखाता हूँ तो क्लियरिटी तुम्हें ज्यादा आएगी, एक मिनट में दिखा देता हूँ।